जय हिंद बालकों, आपका हमारी क्लास में वेलकम है, स्वागत है। अब तो आपकी नीट और जेई की डेट भी करीब करीब एचआरडी मिनिस्ट्री ने अनाउंस कर दिया है कि वो 18 से 23 तारीख तक जेई मेंस और 26 जुलाई को आपका नीट का एग्ज़ाम अभी उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है और 18 से 23 जुलाई के बीच में आपका जेई मेंस का एग्ज़ाम डिक्लेयर किया हुआ। तो ऐसी स्थिति में अपने सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिवीजन की आती है। खासतौर से अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो किस तरीके से हम लोग ऑर्गेनिक को रिवाइज करें, तो उसको कई टुकड़ों में हम लोग रिवाइज कर सकते हैं, जिसमें से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है नेम रिएक्शन का। तो भाई एनसीईआरटी से केमिस्ट्री में आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे एनसीईआरटी को पूरा का पूरा 5 मिनट में 10 मिनट में रिवाइज कर पाएँ। तो हमने इसके लिए एक वीडियो तैयार किया है जिसको हम 2 पार्ट में बना रहे हैं। एक पार्ट में जितनी भी एनसीईआरटी की 11th क्लास की नेम रिएक्शन है या पॉपुलर रिएक्शन है उनको रख लिया है। अगला लेक्चर हमारा 12th क्लास पर होगा। जैसे इस पहले लेक्चर में हम लोग सभी 11th क्लास की जो एनसीईआरटी की नेम रिएक्शन है उन सबको 5 मिनट 10 मिनट में कैसे रिवाइज करेंगे, 10 मिनट में पूरा का पूरा कैसे रिवाइज करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने व्हाइट बोर्ड पर टोटल 16 रिएक्शन का जिक्र किया है जो आपके हाइड्रोकार्बन, जो कि 3 हिस्सों में 11th क्लास में दिया हुआ है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनकी इन 16 रिएक्शन को हम 10 मिनट में कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे रिवाइज करेंगे। कौन कौन सी खास रिएक्शन है? सबसे पहले है सेवातियर-सेंडरेंस रिएक्शन, दूसरी है वुड्स रिएक्शन, तीसरी डीकार्बोक्सिलेशन है आपका, चौथा कोल्वे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन है, पांचवा आइसोमराइजेशन रिएक्शन है, छठा एरोमेटाइजेशन है, सातवां लिंडार्ड कैटलिस्ट है, आठवां बिर्च रिडक्शन है, नौवां निकिल बोराइड या P2 कैटलिस्ट है, 10वां ओजोनोलिसिस की रिएक्शन है, 11वां फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन है, 12वां आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस है एल्काइन का हैवी मेटल सल्फेट की प्रेजेंस में। अगला है आपका साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट है आपका कंबशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है आपका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन और लास्ट में आपका है रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4। चल जाएगा। तो मोस्टली हमें इन रिएक्शन को 10 मिनट में रिवाइज करना है। क्या ट्रिक होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, मैं एक एक रिएक्शन के बारे में फटाफट कुछ पॉइंट बोलता जाऊंगा। बस आप उसको इत्मीनान से अपने दिमाग में क्या करते जाइए, बैठाते चले जाइएगा। मैं बताऊंगा रिएक्टेंट, मैं बताऊंगा सॉल्वेंट, मैं बताऊंगा रिएक्शन कंडीशन, मैं बताऊंगा प्रोडक्ट मिक्सचर, मैं बताऊंगा मेन प्रोडक्ट, मैं बताऊंगा बाई प्रोडक्ट, मैं बताऊंगा सेपरेशन का मेथड, मैं बताऊंगा इंटरमीडिएट। आपको इन सभी बातों को हर रिएक्शन में बड़ी तन्मयता के साथ सुनना है और अपने दिमाग में बैठा लेना है। अगले 10 मिनट गुजरने के साथ साथ आपकी सारी रिएक्शन आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। 2-3 बार रिवाइज करते करते इस समय 10 से 9 मिनट का होगा, 9 से 8 का होगा, 8 से 7 का होगा, 7 से 6 का, 6 से 5 का। तो अगर 5 मिनट में आप ये पूरी रिएक्शन स्टार्ट रिवाइज कर सकते हैं तो ये अपने आप में बहुत कम समय में बहुत बड़े टॉपिक को कवर करने वाली बात होगी। चलेगा? चलो शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहली रिएक्शन लिया है सेवातियर-सेंडरेंस रिएक्शन। ये एल्केन के प्रिपरेशन के लिए दी जाती है, हाइड्रोकार्बन में एल्केन के प्रिपरेशन के लिए। इसमें जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, खास तौर से एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, पकड़ रहे हैं इस चीज को, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक बेंजीन, टॉलुइन, ये सब इनका हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं। अगर एल्कीन है तो 1 मोल हाइड्रोजन, एल्काइन है तो 2 मोल हाइड्रोजन, बेंजीन है तो 3 मोल हाइड्रोजन, एरोमेटिक कंपाउंड है 3 मोल हाइड्रोजन, यहाँ पर बेंजोनाइड है तो निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है करीब करीब 200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। याद रहे, जब हम एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे तो ये टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, थोड़ा और एलिवेट करना पड़ेगा, करीब करीब 3 से 350 डिग्री के आसपास। ये जो निकल हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन होता है
इसको हम रैनी निकल के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, जो कि इसकी ज़्यादा एक्टिवेटेड फॉर्म होती है। तो करस्पॉन्डिंग अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपका सैचुरेटेड कंपाउंड में बदल जाता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपका सैचुरेटेड कंपाउंड में बदल जाता है। इसी को हम कहते हैं सेवॉतियर-सेंडेरेंस रिएक्शन। सेवॉतियर-सेंडेरेंस रिएक्शन, और ये रिएक्शन बाय नेचर एक्सोथर्मिक होती है। इसमें हीट क्या करता है, आपका रिलीज करता है। इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजोनाइड कंपाउंड, अगर ये साइक्लोहेक्सेन में बदलता है तो इस रिएक्शन का नाम होता है एलिफटाइजेशन। हम एरोमेटिक या बेंजोनाइड कंपाउंड से जब एलिफैटिक कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं तो इस घटना को कहते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं एलिफटाइजेशन। इस निकलने वाली हीट को, एक्सोथर्मिक प्रोसेस को, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है ये, इससे हम इस एल्कीन की स्टेबिलिटी को भी तय करते हैं। एल्कीन एल्काइन की स्टेबिलिटी को तय करते हैं। अगर आइसोमरिक एल्कीन है, आइसोमरिक एल्कीन अगर हम लोग लेकर के चल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आइसोमरिक एल्कीन के केस में जिसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितना ज़्यादा होता है, उस एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी कम होती है। स्टेबिलिटी और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में इन्वर्सली का रिलेशन होता है। तो याद रहे, हम इस वैल्यू को आइसोमरिक एल्कीन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करने में भी इस्तेमाल करते हैं। आइसोमरिक मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे लेकिन स्ट्रक्चर क्या रहे, आपका अलग अलग रहे, तो ऐसी एल्कीन आइसोमरिक होती है। तो ये पहली रिएक्शन थी सेवॉतियर-सेंडेरेंस रिएक्शन। बस ये याद रखना है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, चाहे एल्कीन हो, एल्काइन हो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो, अगर निकल हाइड्रोजन के द्वारा 200 और उसके आसपास के टेम्परेचर पर रिड्यूस किया जाता है तो इसी रिएक्शन का नाम क्या रखा गया, सेवॉतियर-सेंडेरेंस रिएक्शन। और इसमें ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड किस में मिलते हैं, हमको सैचुरेटेड कंपाउंड में मिलते हैं। इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इस रिएक्शन इज नोन एज क्या, आपका एलिफटाइजेशन। क्लियर हो गई हमारी बात। अब हम दूसरी रिएक्शन पर आते हैं। तो अब हम लोग दूसरी रिएक्शन पे आ रहे हैं, वुड्स रिएक्शन पर। ये रिएक्शन आपको एल्केन के प्रिपरेशन और एल्किल हैलाइड की प्रॉपर्टीज में देखने को मिलती है। इस रिएक्शन में हम करते क्या है कि 2 मोल एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हमें जस्ट डबल कार्बन का सिमेट्रिकल एल्केन मिलता है। कैसा एल्केन मिलता है, सिमेट्रिकल एल्केन मिलता है ये, और साथ में बनता है सोडियम हैलाइड। चलेगा। तो ये रिएक्शन जो होती है वुड्स रिएक्शन कहलाती है। आप देख रहे हैं चूंकि इसमें हाइड्रोकार्बन आप बना रहे हैं तो एल्केन के प्रिपरेशन में मिलेगा, और एल्किल हैलाइड का रिएक्शन करा रहे हैं, इसलिए ये एल्किल हैलाइड की प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में मिलेगा। यहाँ आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, पहली बात तो ये कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। दूसरी बात ये कि यहाँ ये जो सोडियम हैलाइड मिलता है ये प्रेसिपिटेट होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड नियरली नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते, और जब कोई कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होगा तो वो प्रेसिपिटेट की शक्ल में होगा, और प्रेसिपिटेट की शक्ल में होगा तो सॉल्यूशन मिक्सचर से उसका कंसंट्रेशन घटेगा, और इस सॉल्यूशन मिक्सचर में इसका कंसंट्रेशन घटने का मतलब कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटना, और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के घटने का मतलब इक्विलिब्रियम का एक्टिव होना, और इक्विलिब्रियम कहेगा कि अब इसका कंसंट्रेशन बढ़ाओ। नतीजा ये रिएक्शन को शिफ्ट करेगा किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट इस रिएक्शन में क्यों इस्तेमाल करते हैं। हम वाटर का इस्तेमाल या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल हम क्यों नहीं करते, क्योंकि वाटर या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सोडियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस दे देगा, यानी रीजेंट ही नहीं बचेगा रिएक्शन मिक्सचर में। दूसरी बात, ये जो प्रेसिपिटेट बन रहा है वो इन सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, तो अगर प्रोडक्ट बन भी रहा है तो वो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट नहीं करेगा।
नतीजा इस रिएक्शन का हम लोग जो सॉल्वेंट लेते हैं वो क्या लेते हैं, ड्राई ईथर को लेते हैं, ना कि कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को लेते हैं। अब बात आती है इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की, तो मैं आपको बता दूं इसकी दो मैकेनिज्म प्रपोज्ड है। पहली जिसको हम लोग फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं और दूसरा आयनिक मैकेनिज्म कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब मैं मैक्रो लेवल पे इसको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि इसकी जो फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म है वो ज़्यादा पॉपुलर है बनस्पत किसके, आपका आयनिक की। नेक्स्ट बात तो इसमें ध्यान रखने वाली है कि हम इस मेथड से कभी भी मीथेन नहीं बना सकते। कारण ये है कि अगर हम एक कार्बन का भी हैलाइड लेकर के चलेंगे तो प्रोडक्ट हमारा 2 कार्बन का मिलेगा, यानी कि मीथेन नहीं बन सकती है। दूसरी बात, इसमें जो प्रोडक्ट आता है वो जस्ट डबल कार्बन का होता है, जो कि एक मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट में जितने कार्बन होते हैं उसका ठीक डबल कार्बन मिलता है, और साथ में कैसा स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, यानी प्रोडक्ट को अगर तोड़ दो तो यहाँ रिएक्टेंट का एल्किल ग्रुप आपको मिल जाएगा। बोलो, तो पूरी वुड्स रिएक्शन में जो याद रखने या ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि 2 मोल अल्केलाइड का हम सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में लेते हैं, सिमेट्रिकल अल्केन बनाते हैं, सोडियम हैलाइड ऐसे क्या आता है, प्रेसिपिटेट आता है। इसका जो सॉल्वेंट होता है वो ड्राई ईथर होता है। इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि रीजेंट रिएक्ट कर जाएगा और साथ में बाई प्रोडक्ट इसमें सॉल्युबल होगा, तो दोनों ही कंडीशन हमारे लिए अनफेवरेबल है। इसकी 2 मैकेनिज्म प्रपोज्ड हैं, फ्री रेडिकल और कौन सा, आपका आयनिक। चल जाएगा, कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग तीसरे रिएक्शन पे। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की। तो मैं बताऊं, इस रिएक्शन में जब हम सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडालाइन के साथ, सोडालाइन मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH का मिक्सचर 1:3 के रेशियो में इसको हीट करते हैं। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो एक कम कार्बन का एल्कीन और साथ में बनता है सोडियम कार्बोनेट। चलेगा, ये रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहलाती है। रिएक्शन 2 जगह पढ़ेंगे, एक तो एल्कीन के प्रिपरेशन में या एरोमेटिक कंपाउंड के प्रिपरेशन में, बेंजोनाइट कंपाउंड के प्रिपरेशन में। दूसरा आप इसको पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में। चलेगा, यहाँ पर ही जो कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH का मिक्सचर होता है 1:3 का, इसको हम लोग कहते हैं सोडा लाइन। ठीक, तो ये जो सोडा लाइन बनता है, इसमें ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका फंक्शन ये है कि ये मिक्सचर को ड्राई रखता है या NaOH को ड्राई रखता है। ठीक, ये NaOH को सॉल्युबल नहीं होने देता है, इसको ड्राई रखता है क्योंकि ये हाइड्रोस्कोपिक नेचर का होता है। अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है वो कार्बेनाइन इंटरमीडिएट के थ्रू होती है। इसमें आगे मैकेनिज्म में मैं पढ़ाऊंगा कि ये ग्रुप यहाँ से अलग होता है और कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बनता है। तो ये जो रिएक्शन कंडीशन है आप जो देख रहे हैं हीटिंग का, इसका टेम्परेचर इसकी स्टेबिलिटी पर निर्भर करता है। कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना कम टेम्परेचर चाहिए, और कार्बन आयन जितना अनस्टेबल होगा आप कहेंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए इस रिएक्शन को कराने के लिए। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हम इसको बेंजोनाइट कंपाउंड की प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं? अगर मान लीजिए मुझे बेंजीन बनाना है तो मैं सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड को सोडालाइन के साथ में हीट करूंगा, और जब मैं हीट करूंगा तो ये ग्रुप यहाँ से हटेगा, फिनाइल कार्बन आयन बनेगा, और ये कार्बन आयन मीडियम से एच आयन लेकर के फाइनली किस में बदल जाएगा, आपका बेंजीन में बदल जाएगा। ये बड़ी ही पॉपुलर रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हम लोग 2 या 2 से अधिक कंपाउंड का रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन भी कंपेयर करते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन इसलिए क्योंकि इसमें CO2 गैस के फॉर्म में निकल जाती है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में जाने पर। प्रोडक्ट
हमेशा सबस्ट्रेट से एक कम कार्बन का बनता है। यहाँ R+1 कार्बन है, वहाँ केवल R ही कार्बन हम लेकर के चल रहे हैं। जैसे एक छोटे से क्वेश्चन से अपनी बात रख लें कि मेरे पास ये दो कंपाउंड है, बताइए कौन सा कंपाउंड इजीली डिकार्बोक्सिलेट होगा। ये पहला है, ये हमारे पास में दूसरा है, और ये हमारे पास में तीसरा है। तो इन तीन कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड इस रिएक्शन में इजीली डिकार्बोक्सिलेट होगा। तो ऐसे सवाल को करने का तरीका सीधा सा है कि इसमें सबसे पहले ग्रुप को हटाइए और कार्बेनाइन को बना लीजिए। तो जब आप कार्बेनाइन को बना लेंगे तो यहाँ पर रिमेनिंग ग्रुप जो है उसका क्या इफेक्ट है इस एनायन की स्टेबिलिटी पर, क्योंकि एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा आप कहेंगे कि रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, बिकॉज इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बेनाइन है। तो नाइट्रो -I इफेक्ट लगाता है, स्टेबलाइज करेगा। मेथॉक्सी भी यहाँ -I इफेक्ट लगाएगा, स्टेबलाइज करेगा। लेकिन इन दोनों में कौन ज़्यादा? दूसरा। फिर कौन सा? तीसरा। फिर कौन सा? पहला। तो इन तीनों कंपाउंड में रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन सबसे ज़्यादा सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर फर्स्ट का। तो ऐसे सवाल कर सकते हैं कि नहीं? बोलो चलेगा। अब आते हैं हम लोग चौथी रिएक्शन, फोर्थ पे। तो अब हम लोग आते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में। इस मेथड से हम लोग एल्कीन, एल्काइन तीनों कंपाउंड को बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें एल्कीन और एल्काइन तीनों कंपाउंड बनता है। बस अंतर ये है कि अगर आपको एल्कीन बनाना है तो सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए। अगर एल्कीन बनाना है तो सक्सिनिक एसिड का सॉल्ट लीजिए, सोडियम सॉल्ट, सक्सिनिक एसिड या इसके डेरिवेटिव का ले लीजिए। और अगर एल्काइन को बनाना है तो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, मैलिक एसिड का लीजिए। और अगर आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं कंपाउंड को लेने के बाद, तो अगर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है तो एल्कीन बनेगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो एल्कीन बनेगा, मैलिक एसिड या इसका डेरिवेटिव है तो एल्काइन बनेगा। यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो जो इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है, ये एनोड रहा, ये कैथोड रहा, और ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन रहा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रोलिटिक चैम्बर में एनोड लेफ्ट में और कैथोड राइट में होता है। यहाँ ये एनोड पॉजिटिवली चार्ज होगा और कैथोड जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। अगर हम सभी सोडियम सॉल्ट लेकर के चल रहे हैं तो याद रहे जो प्रोडक्ट है हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन, एल्काइन है, वो आपको एनोड पर ही मिलेगा, जबकि जो हाइड्रोजन गैस है वो आपको कैथोड पर मिलती है। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर में जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होती जाएगी NaOH का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। चलेगा। तो कैसे बनता है भाई? अगर हम लोग एल्कीन की बात करें तो एल्कीन अगर आप लेकर के चलोगे, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, तो याद रहे इलेक्ट्रोलिसिस के कराने पर दो प्रकार के आयन दिखाई पड़ेंगे, एनायन के रूप में कार्बोक्सिलेट और कैटायन के रूप में सोडियम आयन। जबकि एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर भी एज ए केमिकल मौजूद होगा जो कि OH और H+ की शक्ल में आएगा। अब जो एनायन वाला पार्ट है वो मूव करेगा एनोड की तरफ और कैटायन वाला पार्ट जो है वो मूव करेगा कैथोड की तरफ। क्यों एनायन एनोड की तरफ मूव करेगा? क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है। और क्यों कैटायन कैथोड की तरफ मूव करेगा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन होता है, इस वजह से ये मूव करेगा। अब अगर एक से अधिक आयन मौजूद होता है किसी इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज होने के लिए,
तो आपने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू लीस्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी, वो आयन पहले डिस्चार्ज होगा जिसका कि डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। तो इन दोनों में इसका कम होता है इसलिए कार्बोक्सिलेट डिस्चार्ज होगा, और इन दोनों में इसका कम होता है इसलिए H+ आयन डिस्चार्ज होगा। बाकी अगर डिस्चार्ज नहीं होंगे तो यहाँ पर सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज नहीं होंगे। चलेगा। तो होगा क्या कि जब हम एनोड पर पहुंचेंगे तो हमारा जो कार्बोक्सिलेट एनायन है ये एनोड को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि एनोड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और एसाइल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा। ये रेडिकल अनस्टेबल होता है, ये रेडिकल अनस्टेबल होता है, आप देख रहे हैं ऐसे अनस्टेबल होगा और देगा R फ्री रेडिकल और CO2 गैस। आप जानते हैं कि दो R फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करके सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन बनाएंगे, सिमेट्रिकल नंबर का इवन नंबर की एल्कीन बनाएंगे। तो आप एक बात मेरी याद रखिएगा कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से इवन कार्बन की एल्कीन बनती है, सिमेट्रिकल बनती है, एनोड पर बनती है, और साथ में कौन सा गैस निकलता है? CO2 गैस निकलता है। क्या नहीं बना सकते हम लोग? मीथेन नहीं बना सकते। अब यही चीज अगर कैथोड पर हम देखेंगे तो कैथोड पर क्या होगा कि H+ आयन पहुंचेगा, और कैथोड चूंकि निगेटिवली चार्ज है तो अब इलेक्ट्रॉन देने की बारी कैथोड की होगी। तो कैथोड से H+ आयन इलेक्ट्रॉन लेकर के H फ्री रेडिकल बनाएगा, और H फ्री रेडिकल आपस में मिलके कौन सी गैस निकालेंगे? हाइड्रोजन गैस को निकाल देंगे। बचेगा क्या मीडियम में? सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये मिल करके किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर में NaOH का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। किसके बढ़ने के साथ साथ? आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस के होने के साथ साथ ये बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? तो आप लोगों ने देख लिया हम लोगों ने कैसे एल्कीन को प्रिपेयर किया बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। अब अगर बात करें कि एल्कीन का, तो एल्कीन के लिए हमको थोड़ा सा सॉल्ट चेंज करना पड़ेगा। अब हम सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लेकर के चलेंगे सक्सिनिक एसिड का, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट सक्सिनिक एसिड का लेके चलेंगे, या उसका कोई डेरिवेटिव ले लें, सक्सिनिक एसिड का कोई डेरिवेटिव ले लें। तो अब तो आप ट्रिक को समझ ही गए होंगे। ये यहाँ पर सोडियम आयन पहुंचेगा कहाँ? कैथोड पर। ये कार्बोक्सिलेट वाला पार्ट कहाँ पहुंचेगा? एनोड पर। बाद में डीकार्बोक्सिलेशन होगा, और जब डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर रेडिकल बनेगा। तो डाई रेडिकल बनाना, तो ये आपस में जुड़ करके किसका फॉर्मेशन करेगा? एल्कीन का। यानी फिर एनोड पर एल्कीन और CO2 गैस बनेगी, जबकि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलेगा, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर में NaOH का कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलिसिस बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाएगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लेता तो एल्कीन इथीन होता कि नहीं होता? अगर मैं यहाँ पर मेथिल ग्रुप ले लूँ तो ये प्रोपीन होगा, अगर मैं एथिल ले लूँ तो ये ब्यूटीन होगा, तो बन जाएगा एल्कीन। सिमिलरली अगर हमको एल्काइन प्रिपेयर करना होगा, एल्काइन प्रिपेयर करना होगा तो हम थोड़ा सतर्क रहें। हम लोग मैलिक एसिड को लेकर के चलेंगे, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड। एक लड़के ने कहा सर फ्यूमेरिक एसिड क्यों नहीं? मैंने कहा उसके दोनों ग्रुप एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो फिलहाल आप मैलिक एसिड लेकर के चलिए, बढ़िया आंसर आता है इसमें। तो आप देख ही रहे हो, ये सोडियम आयन कहाँ पहुंचेगा? कैथोड पर। ये कार्बोक्सिलेट वाला पार्ट कहाँ पहुंचेगा? एनोड पर। डीकार्बोक्सिलेशन होगा सिमिलर प्रोसेस से, किसका फॉर्मेशन हो गया? डाई रेडिकल का, और ये डाई रेडिकल अगेन आपस में जुड़ करके एसिलीन का फॉर्मेशन कर देगा। यही अगर हमने मैलिक एसिड का डेरिवेटिव ले लिया तो मुझे एल्काइन का डेरिवेटिव मिलेगा। मैं अगर यहाँ मेथिल लगा दूं
तो मेरा प्रोडक्ट प्रोपाइन होगा, मैं यहाँ एथिल लगा दूं, मेरा प्रोडक्ट ब्यूटाइन होगा। तो क्या कर नहीं सकते? जबकि कैथोड पर आप देखोगे तो वही हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को देखोगे तो NaOH का कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलिसिस के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाएगा, जबकि एल्काइन जो आपको मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? कैथोड पर, सॉरी एनोड पर, और साथ में कौन सी गैस निकलेगा आपका? CO2 गैस निकलेगा। कर लेंगे, कोई दिक्कत? आते हैं हम लोग पांचवी रिएक्शन पे। तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन की अगर बात करें तो आपके एल्केन वाले टॉपिक में दिया गया है कि यदि हम नॉर्मल हेक्सेन को एनहाइड्रस AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में तगड़े से हीट करें तो ऐसी स्थिति में ये डिफरेंट प्रोडक्ट देता है, जैसे 2-मिथाइल पेंटेन, 3-मिथाइल पेंटेन और भी कई सारे फ्रेगमेंट बाई प्रोडक्ट। इसी रिएक्शन को हम लोग आइसोमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी कि एक कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के दूसरे कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या कर जाना? बदल जाना। घटना क्या कहलाएगी? आइसोमराइजेशन। बस याद रखने वाली बात ये होती है कि रोड मैप प्रॉब्लम में कहीं पर अगर ये दिया जाए तो इसमें इसके रीजन से हम इसे पहचान लेते हैं कि एनहाइड्रस AlCl3 और क्या लेकर चल रहे हैं? आपका HCl लेकर के चल रहे हैं। तो एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा, लेकिन दोनों की खास बात यह है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट प्रॉपर्टी, यानी ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे? आइसोमर। यानी यूं कहिए कि एक आइसोमर का दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होना आइसोमराइजेशन कहलाता है। आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। चलेगा, आते हैं हम लोग छठी रिएक्शन पे। अब हम लोग छठी रिएक्शन पे जो आ रहे हैं, जिसे हम लोग एरोमेटाइजेशन कहते हैं या एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्मेशन कहते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है, मैकेनिज्म भी बहुत नोन नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि एलिफेटिक कंपाउंड का एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट होना एरोमेटाइजेशन कहलाएगा। जैसे अगर आप नॉर्मल हेक्सेन लेंगे तो बेंजीन बनेगा, और नॉर्मल हेप्टेन अगर लेकर के चलेंगे तो टॉलुइन बनता है। हाँ, इसमें जो याद रखने वाली बात है, दिमाग में रखने वाली बात है, वो कैटलिस्ट और रिएक्शन कंडीशन है, टेम्परेचर और किसका? आपका प्रेशर का। नियरली 700 से 800 डिग्री केल्विन टेम्परेचर चाहिए और 10 से लेकर के 30 तक का जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए होता है। तो इस सिचुएशन पर इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में नॉर्मल हेक्सेन बेंजीन में कन्वर्ट होगा और नॉर्मल हेप्टेन टॉलुइन में कन्वर्ट होगा। जहां ये एलिफेटिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक मतलब 4 शर्तों को फॉलो करना: साइक्लिक, कंप्लीट कॉन्जुगेट सिस्टम, प्लेनर यानी कि स्केलेटन बनाने वाला एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, और जो कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑड नंबर में है, या जो इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हकेल 4n+2 रूल के अकॉर्डिंग दिए गए कंपाउंड को अगर मैग्नेटिक फील्ड में पास किया जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और रिंग करंट का फॉर्मेशन होता है। ये सब डायामैग्नेटिक है, कलरलेस होते हैं, बेहद ज़्यादा स्टेबल होते हैं, बहुत बड़ी रेजोनेंस एनर्जी वैल्यू के साथ में होते हैं। तो ये सब कंपाउंड कैसे हैं? एरोमेटिक। और एलिफेटिक कंपाउंड का एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा? एरोमेटाइजेशन। चलेगा, 7वीं रिएक्शन पे हम लोग आते हैं। तो हम लोग 7वीं रिएक्शन पर आ रहे हैं, जिसमें कि हम लिंडलार्ड कैटलिस्ट का यूज देखते हैं। ये रिएक्शन आपको एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज और एल्कीन की प्रिपरेशन में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि जब हम एक एल्काइन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजनेशन विशेष है, ये पार्शियल है, क्योंकि जब अगर आप यहीं पर निकल या कोई और एक्टिव कैटलिस्ट लेकर के चलेंगे तो ये सीधे एल्काइन एल्केन में बदलता है। लेकिन
यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है कि हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराते हैं और इसके लिए जो भी कैटलिस्ट हमने लिया, स्पेशली प्लेडियम यूज करते हैं हम लोग, इसके साथ चारकोल यूज कर लिया जाता है, जो कि कार्बन का एक एलोट्रोपिक फॉर्म है जो इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, घटा देता है। या इसी पैलेडियम को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, पैलेडियम को बेरियम सल्फेट के साथ लिया जाता है। और यहाँ ये ध्यान देने वाली बात ये है कि चारकोल, कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम सल्फेट ये सब कैटालिटिक पॉइजन का काम करते हैं और एल्काइन के कंप्लीट रिडक्शन को रोकते हैं। ये केवल एल्काइन का कौन सा हाइड्रोजनेशन कराएंगे, कौन सा रिडक्शन कराएंगे, पार्शियल। एल्काइन 1 मोल हाइड्रोजन को ऐड करेगी और अगर इनको नहीं रखोगे तो इन्हीं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में यही एल्काइन 2 मोल हाइड्रोजन को ऐड करके एल्काइन से एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए हमको इनको लेना पड़ता है और इनका फंक्शन है कैटालिटिक पॉइजन। पॉइजन का काम करते हैं, कैटालिटिक इनहिबिटर का काम करते हैं। और जो बनने वाला प्रोडक्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग, ध्यान देना, प्रोडक्ट जो बनता है वो सिस एल्कीन बनता है एज ए मेजर, और ट्रांसफॉर्म जो होती है वो माइनर प्रोडक्ट के रूप में आती है। ये ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल है लेकिन माइनर है, सिस फॉर्म लेस स्टेबल है लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट है। तो हम लोग एल्काइन से अगर सिस एल्कीन बनाना चाहते हैं तो लिंडलार्ड कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं और यही जो कॉम्बिनेशन होता है पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट या चारकोल का, ये लिंडलार्ड कैटलिस्ट कहलाता है और ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराता है और एल्काइन को एल्कीन में बदलता है। साथ ही साथ इस रिएक्शन की खासियत ये है कि सबस्ट्रेट कोई आपका जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म को नहीं शो कर रहा, लेकिन रिएक्शन में बना हुआ प्रोडक्ट स्पेसिफिक स्टीरियोजेनिक फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है। यानी ये रिएक्शन कैसी है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। मोटे तौर पे ध्यान ये रखिए कि एल्काइन का जब पार्शियल हाइड्रोजनेशन करना होगा पैलेडियम चारकोल या पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट या बेरियम सल्फेट कैटालिटिक इनहिबिटर की प्रेजेंस में, तो ऐसी स्थिति में सिस एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट बनता है। रिएक्शन कहलाती है लिंडलार्ड रिएक्शन, या इसी को हम लोग किसकी सहायता से कह सकते हैं, लिंडलार्ड कैटलिस्ट की सहायता से कह सकते हैं। चलेगा, अगला आते हैं हम लोग बिर्च रिडक्शन पे, 8वें नंबर पे। अगली रिएक्शन जो है आपका, जिसे आप बिर्च रिडक्शन कहते हैं, ये भी स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। ये भी पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है एल्काइन का। आप देख सकते हैं कि हम एल्काइन में 1 मोल हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और ध्यान देने वाली बात है, आपकी कैटलिस्ट बदल गया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। सोडियम लीजिए, पोटेशियम लीजिए, लेकिन लिक्विड अमोनिया में ये जो सोल्यूशन होता है ब्लू कलर का होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसकी वजह से डायरेक्ट रिडक्शन देखने को मिलता है। रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है और स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब ये रहा कि यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टीरियो स्पेसिफिक है। स्टीरियो स्पेसिफिक से हमारा मतलब कि यहाँ ट्रांस एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट बनता है, जबकि सिस एल्कीन जो होता है वो माइनर प्रोडक्ट के रूप में होता है। ये माइनर है और ये जो ट्रांस एल्कीन आप देख रहे हो ये मेजर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है। ये रिएक्शन भी याद रहे, ये रिएक्शन भी पार्शियल हाइड्रोजनेशन है, 1 मोल हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। ये रिएक्शन भी आपको 2 जगह देखने के लिए मिलेगी, एक एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज में और दूसरा एल्कीन की प्रिपरेशन में। यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर टेम्परेचर आपने एलिवेटेड कंडीशन में लिया, ज़्यादा कंडीशन में लिया, तो यही सोडियम इस अमोनिया के साथ रिएक्ट करके सोडामाइड और हाइड्रोजन गैस दे देगी और रिडक्शन की रिएक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसलिए कि टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन है, ध्यान रखना है। तो इस
सोडियम और लिक्विड अमोनिया के द्वारा एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में बदलने की घटना क्या कहलाती है? बेंच रिडक्शन, स्टीरियोजेनिक रिएक्शन है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन है। चलेगा। साथ में यहाँ का मेजर प्रोडक्ट ट्रांस एल्कीन बनता है, जबकि यही अगर लिनलार्ड कैटलिस्ट लिया जाता तब सिस एल्कीन बनता। ध्यान रखेंगे इसको। आते हैं हम लोग नवी रिएक्शन पे। ये जो निकेल बोराइड या P2 कैटलिस्ट होता है, ये भी एल्काइन के पार्शियल हाइड्रोजनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1 मोल हाइड्रोजन ऐड होगा और ये जो निकेल बोराइड है या P2 कैटलिस्ट है, इसको हम लोग C2 कंडीशन में एट द टाइम ऑफ रिएक्शन बनाते हैं। चलेगा। और ये एल्कीन देता है, वो भी सिस एल्कीन देता है, यानी प्रोडक्ट वाइज इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी लिनलार्ड कैटलिस्ट जैसी। तो यहाँ सिस एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट बनता है। सिस एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट बनता है निकेल बोराइड या किसमें? आपका P2 कैटलिस्ट में। बोलो भाई, एल्काइन को किस में बदलता है? ये सिस एल्कीन में बदलता है। ये भी स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होती है। इसका प्रोडक्ट लिनलार्ड कैटलिस्ट के सिमिलर होता है। इस रिएक्शन की एफिशिएंसी लिनलार्ड कैटलिस्ट वाली रिएक्शन से ज़्यादा होती है। चल जाएगा, ध्यान में रखेंगे। आते हैं हम लोग 10वीं रिएक्शन पे। अब हम लोग अगर ओजोनोलिसिस रिएक्शन की बात करें तो इसमें सबसे पहली बात तो ये कि ये रिएक्शन यूज़ की जाती है एल्कीन और एल्काइन के डिफरेंशिएशन के लिए। पहला तो आप ये जान लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक। दूसरी बात इसमें ये है कि इस रिएक्शन के द्वारा हम एल्कीन और एल्काइन का स्ट्रक्चर भी आइडेंटिफाई करते हैं। स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। चलेगा। तीसरा, हम ये जो रिएक्शन होती है इसके द्वारा जो डिफरेंशिएशन करते हैं एल्कीन एल्काइन का, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग 2 तरीके से यूज करते हैं। एक इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट हाइड्रोलिसिस, जिसे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहते हैं, और दूसरा इन एब्सेंस ऑफ जिंक डस्ट, हम उसे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कहते हैं। तो इस तरीके से ये रिएक्शन जो है 2 लेवल पर इस्तेमाल की जाती है, एक रिडक्टिव और दूसरा क्या आपका ऑक्सीडेटिव। इसका जो ट्रिक है, मैकेनिज्म तो आगे चल करके हम आपको नेम रिएक्शन में पूरा बताएंगे, लेकिन इसकी अगर हम ट्रिक को देखें तो सबसे पहले अगर आपको एल्कीन की ओजोनोलिसिस करनी है तो पर्टिकुलर एल्कीन में जितने जगह पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, वो चाहे एलिफैटिक स्केलेटन में हो या एरोमेटिक स्केलेटन में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने मोल ओजोन के खर्च होंगे। जैसे यहाँ 1 डबल बॉन्ड है तो 1 मोल ओजोन का खर्च हुआ। यहाँ पर आप देखिए तो 1 2 3 4 है, तो यहाँ 4 मोल ओजोन के खर्च होंगे। क्लियर है हमारी बात? तो इसका जो एक प्रोडक्ट ये बनता है ओजोन के द्वारा ट्रीटमेंट पर, वो ओजोनाइड कहलाता है। और अगले स्टेप में हम उस ओजोनाइड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं। याद रहे, अगर जिंक डस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो रही है या एक्टिव मेटल की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो रही है तो ओजोनाइड एल्डिहाइड और कीटोन में बदलता है। किस में बदलेगा? एल्डिहाइड और कीटोन में। और साथ में कई सारे मॉलिक्यूल मिलेंगे। एक मॉलिक्यूल हाइड्रोकार्बन से कई सारे प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल मिलेंगे। ये खासियत होती है एल्कीन में। और यही अगर एल्काइन लेकर के चलोगे तो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोकार्बन से एक ही मॉलिक्यूल डाइकीटोनिक प्रोडक्ट मिलता है या डाई कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग प्रोडक्ट मिलेगा अगर हम एल्काइन लेकर के चलेंगे। तो यहाँ ट्रिक हमारी ये कहती है कि कुछ मत करो, केवल जहां जहां तुमको डबल बॉन्ड दिख रहा है वहां लाइन खींच करके टुकड़े बना लो। जितने डबल बॉन्ड होंगे
आप वैसे ही काटते चले जाओ और टुकड़े बना लो। हर टुकड़े पर आपको केवल एक ऑक्सीजन एटम बैठा देना है, एक ऑक्सीजन एटम बैठा देना है। बन गया प्रोडक्ट। नीचे वाले रिएक्शन में अगर आप देखो तो सिमिलर चीज हम लोगों ने की है। यहाँ एक प्रोडक्ट हमारा ये बन गया, अगला प्रोडक्ट हमारा ये और ये एक जैसा है, ये और ये एक जैसा है, ये और ये थोड़ा सा अलग है। ये थोड़ा सा अलग है। तो जब ये अलग है तो ये व्यवस्था आपकी बनेगी। ये व्यवस्था आपकी बनेगी भाई। ये CH डबल बॉन्ड, ये जो एक CH डबल बॉन्ड ऊपर वाला, एक C, फिर डबल बॉन्ड ऐसे इधर वाला और ये डबल बॉन्ड ये CH इधर वाला। अब एक एक ऑक्सीजन यहाँ पे बैठा दो। बोलो भाई, रिएक्शन का कंप्लीट नाम होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और यहाँ अगर हम किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एलिफेटिक कंपाउंड में बदल रहे हैं तो इस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस को रिडक्टिव ओजोनोलिसिस तो कहेंगे ही, साथ में इसको एलिफटाइजेशन भी कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड से एलिफेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट होना एलिफटाइजेशन। पर यही सतर्क होने की जरूरत है। सतर्क इस सेंस में होना है कि अगर इसी रिएक्शन में हमारे पास में अगर एक्टिव मेटल नहीं है, सेकेंड स्टेप में जिंक पाउडर नहीं है, जिंक मेटल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वाटर कन्वर्ट हो जाता है H2O2 में। और ये जो वाटर H2O2 में कन्वर्ट होता है ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जितने एल्डिहाइडिक प्रोडक्ट मिल रहे थे जिंक डस्ट की अनुपस्थिति में एसिड में बदल जाए। तो यहाँ ट्रिक अभी भी वही रहेगी, आप वही कार्बोनिल कंपाउंड बनाएंगे, ऐसे आप ऐसे बनाएंगे, लेकिन इसमें से किसको गायब कर देंगे। अगर कहीं एल्डिहाइड बन रहा है तो उसको एसिड में बदल देंगे। यहाँ तो चलिए अगर मैं कह दूं कि मेरे पास ये व्यवस्था है तो ये यहाँ कीटोन में कन्वर्ट होगा, जबकि ये पोर्शन एल्डिहाइड ना है तो ये एल्डिहाइड अपने आप किस में जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे। ठीक, तो जो भी एल्डिहाइड वाला पार्ट है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस रिएक्शन का नाम हम देंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो सवाल करते समय देख लीजिएगा कि ओजोन जिंक डस्ट के साथ में है कि बिना जिंक डस्ट के। अगर जिंक डस्ट के साथ में है तो प्रोडक्ट एल्डिहाइड कीटोन, और अगर बिना जिंक डस्ट के साथ में है तो प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या बनेगा आपका, कीटोन बनेगा। एक एग्जांपल हम लोग और ले सकते हैं अपनी बात को रखने के लिए। RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे। और मैंने कहा कि बताओ इसकी हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, सॉरी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा और कैसे कैसे, कितने मोल ओजोन के खर्च होंगे, 1 2, 1 और 1 2 मोल खर्च होंगे। क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला पार्ट एल्डिहाइड में है तो फाइनली ये एसिड में जाएगा, किस में जाएगा, एसिड में जाएगा। ये वाला पार्ट भी एसिड में जाएगा और उतने ही कार्बन का एसिड बनेगा।
ये वाला पार्ट भी एल्डिहाइड है तो ये भी किस में जाएगा, एसिड में ही जाएगा। हाँ, अगर कीटोन रहता तो कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता है H2O2 के द्वारा, लेकिन एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये जब ओजोनोलिसिस कराते हैं तो ये वाटर किस में बदल जाता है, H2O2 में, जो कि एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज करता है। चलेगा। अगर यही हम एल्काइन लेकर के चलें, एल्कीन की जगह पे हम एल्काइन लेकर के चलें, तो हम लोग एक सिंगल प्रोडक्ट पाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट को पाते हैं। ठीक है जी, एक सिंगल प्रोडक्ट हमारा मिलेगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस पर। ठीक, सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। और प्रोडक्ट बनाने का तरीका ये कि शुरू के 2 बॉन्ड तोड़ दो, तोड़ करके दोनों बॉन्ड पर 2 कार्बोनिल ग्रुप लगा दो। तो एक बात बताओ, अगर तुम एल्काइन लेकर के चल रहे हो तो एक ही मोल प्रोडक्ट बनाना, जबकि एल्कीन लेकर के चले थे तो एक से ज्यादा मोल प्रोडक्ट का था, इसलिए एल्कीन एल्काइन का डिफरेंशिएशन हो गया। दूसरी चीज, अगर स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो ये दोनों ऑक्सीजन गायब कर दे, डबल बॉन्ड लगा दीजिए, एल्काइन बन करके तैयार हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इस रिएक्शन के द्वारा डिफरेंशिएशन कर लेते हैं एल्कीन और एल्काइन का, या स्ट्रक्चर का क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। लास्ट बात कि यही अगर जिंक डस्ट न रहे, जिंक डस्ट न रहे, तो इसका मतलब हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा रहे हैं। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में याद रखना कंप्लीट क्लीवेज हो जाता है बॉन्ड का, और पर्टिकुलर कार्बन जो टर्मिनल बॉन्ड का होगा वो एसिड में कन्वर्ट होगा, जबकि ये CH ग्रुप जो होगा ये CO2 में बदल जाएगा। बोलो, कर लोगे कि नहीं? कर लोगे। आते हैं हम लोग 11वें रिएक्शन पे। अब अगर हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस की बात करें एल्काइन का, तो ध्यान दीजिएगा कि किसी एल्काइन का रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ कराते हैं तो सिंपली रिएक्शन नहीं होती, लेकिन यही मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं, या मर्क्यूरिक आयन इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन कराते हैं, तो रिएक्शन हो जाती है। रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, ध्यान दें, वो प्रोडक्ट इस तरीके से होता है, कीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। इसलिए ये रिएक्शन आप कार्बोनिल कंपाउंड की प्रिपरेशन में और एल्काइन की प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं। इस रिएक्शन की खासियत ये है कि ये रिएक्शन आइसोमराइजेशन के कंसेप्ट को इन्वॉल्व करता है। अगर हम ये मर्क्यूरिक आयन नहीं लेकर के चलेंगे तो एल्काइन वाटर में सॉल्युबल होगा ही नहीं, और इस पूरी रिएक्शन में 1 मोल एल्काइन 1 ही मोल वाटर को ऐड करता है। चाहे तो आप इसकी सिंपल मैकेनिज्म को देख सकते हैं। मेमोरी में रखने के लिए आप कह सकते हैं कि ये मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट, बिना रीअरेंजमेंट के, फॉलोड बाय टॉटोमराइजेशन, फॉलोड बाय टॉटोमराइजेशन। कैसे? देखिए, सबसे पहले क्या है कि इस एल्काइन पर हम वाटर मॉलिक्यूल को लेकर के आते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल आयन, ये H+ और OH- देगा, अंडर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा। पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो बनेगा आपका प्रोडक्ट इस तरीके से। अब ये जो OH आयन है ये यहाँ आकर के जुड़ेगा और करस्पॉन्डिंग ये स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन ये जो कंपाउंड बनता है ये अनस्टेबल है वाटर में, ये टॉटोमराइज्ड होता है। हाइड्रोजन यहाँ आएगी, पाई बॉन्ड यहाँ आएगा और बनने वाला प्रोडक्ट कीटोन की शक्ल में दिखाई पड़ेगा। यानी ध्यान रखने वाली बात है
कि जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे एल्काइन का तो एक ही मोल वाटर यूज होगा। मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग H+ और OH आयन का एडिशन हो रहा है और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो टॉटोमराइजेशन शो कर रहा है, क्योंकि एक्वस मीडियम में कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है बनस्पत किसके, आपका इनॉल फॉर्म के। तो इक्विलिब्रियम आपका ज्यादा किस में शिफ्ट करेगा, आपका इक्विलिब्रियम ज्यादा शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड में और कम शिफ्ट करेगा किसमें, आपका बैकवर्ड में। आते हैं हम लोग 12वीं रिएक्शन पे। अब हम कंबशन देखेंगे हाइड्रोकार्बन का। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन एक बहुत अच्छे फ्यूल के रूप में भी देखे जाते हैं, ईंधन के रूप में भी देखे जाते हैं और लगभग फॉसिल फ्यूल्स में इन्हीं का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे LPG हो, CNG हो, गोबर गैस हो, नेचुरल गैस हो, ठीक है, पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, ये सब करीब करीब हाइड्रोकार्बन हैं जो कि एज ए फ्यूल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप अगर कंबशन देख रहे हैं यानी कि हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ आप बर्न करेंगे तो इसका कार्बन वाला पार्ट CO2 में और हाइड्रोजन वाला पार्ट वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। चलेगा। रिएक्शन को आप अपने अनुसार बैलेंस कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन के रूप में यहाँ पर X + Y/4 O2, ये X CO2 और ये Y/2 H2 चलेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको क्या कर लेते हैं, आपका बैलेंस कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखिए कि भाई ब्यूटेन है, ठीक, तो ब्यूटेन को अगर आप जलाओगे तो कार्बन वाला पार्ट CO2 में जाएगा और हाइड्रोजन वाला पार्ट किस में जाएगा, वाटर में। 5H2 बोला तो कितने मोल ऑक्सीजन के खर्च हो गए, 4 2 8, 4 दूनी 8, 8 5 कितना हो गया आपका 13, यानी कि 13/2 मोल ऑक्सीजन की। तो X की जगह पे 4 है, Y की जगह पे 10 है, तो यहाँ 4 + 10/4 कर लो, यही ना। तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 4 + 5/2 8, 5 13/2 बोलो, यानी आपका ये फॉर्मूला सही है। तो तुम किसी भी हाइड्रोकार्बन को किस में बदल सकते हो, इसके ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट में बता सकते हो और कंप्लीट करके रिएक्शन लिखना है। फ्रैक्शनल स्टॉइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लेने हैं, तो 2C4H10 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, 13O2 गिव्स 8CO2 + 10H2 कर लोगे कि नहीं। आते हैं 13वीं रिएक्शन पे। तो हमारी 13वीं रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। ये रिएक्शन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बहुत बढ़िया से देते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है कि बेंजीन या उसके डेरिवेटिव, इसका रिएक्शन अगर हम एल्किल हैलाइड के साथ में कराते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ में या एनहाइड्राइड के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट लाइक एनहाइड्रस AlCl3 मोस्टली यूज होता है इसमें, बड़ा बढ़िया रिएक्शन रिस्पॉन्स है इसका। या जिंक क्लोराइड यूज कर लो, जिंक यूज कर लो, फेरिक क्लोराइड यूज कर लो, आप ऐसे कैटलिस्ट को यूज कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एरिनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट के द्वारा होती है। साथ ही साथ जो प्रोडक्ट बनता है ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है। बेंजीन है तो किसी भी जगह पे एल्किल ग्रुप लग सकता है और साथ में आपका बाई प्रोडक्ट बनेगा। इस रिएक्शन को हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये रिएक्शन जो होता है पॉली सब्स्टिट्यूशन के ड्रॉबैक के साथ फेस किया जाता है, कारण कि जो प्रोडक्ट बनता है वो सबस्ट्रेट से ज़्यादा रिएक्टिव है इस रिएक्शन के। तो अगर रीजन एक्सेस में हुआ तो ये रिएक्शन फर्दर आगे बढ़ जाएगी। दूसरा ड्रॉबैक इसका ये है कि यहाँ पर फ्री कार्बोकैटायन बनेगा और अगर फ्री कार्बोकैटायन बनेगा तो उसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है।
जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक में एक सवाल भी दिया गया है कि अगर बेंजीन से नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन बनाना हो तो हम लोग प्रोपिल क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड लेकर के नहीं चलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड नॉर्मल प्रोपिल कार्बोकेटाइन बनाएगा जो कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के द्वारा आइसोप्रोपिल या सेकेंडरी प्रोपिल कार्बोकेटाइन में बदल जाएगा। इसलिए प्रोडक्ट हमारा नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन मिलने की जगह पे क्या मिलेगा हमको? आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिलेगा, जिसे आप क्यूमीन के नाम से भी जानते हैं। चलेगा? तो कुल मिलाकर के आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन 2 ड्रॉबैक के साथ फेस किया जाता है। एक पॉली सब्स्टिट्यूशन और दूसरा जो होता है आप कह सकते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ एल्किल कार्बोकेटाइन। इसी तरीके से अगर आप टॉलुइन लेकर के चलें तो टॉलुइन भी जो है ये एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। लेकिन अब एक दिक्कत है, अगर बेंजीन रिंग पर ऑलरेडी कोई ग्रुप मौजूद है तो ये ग्रुप अगले इलेक्ट्रोफाइल को किस जगह पे लेकर के जाना है उसकी पोजीशन को तय करता है। अगर बेंजीन रिंग पर मौजूद ग्रुप का जो पहला एटम है जिसे की एटम कहते हैं, ये लोन पेयर कंटेनिंग है, नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग है या इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्मिनल से ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में ये ग्रुप ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर बनाता है। ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर बनाता है। लेकिन अगर की एटम पर पॉजिटिव चार्ज है या की एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पर लगाता है। चल जाएगा? तो यहाँ पर आपको ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर मिलेगा। ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर मिलेगा। तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये होती है कि इस मिक्सचर में कौन मेजर और कौन माइनर। आमतौर पे पैरा प्रोडक्ट इस मिक्सचर में मेजर होता है और ऑर्थो माइनर होता है, बशर्ते अनटिल अनलेस की ऑर्थो पोजीशन पर आने वाला ग्रुप पहले से मौजूद ग्रुप के साथ कहीं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग न शो कर रहा हो। अगर ऐसी सिचुएशन है तभी केवल ऑर्थो मेजर होगा, अदरवाइज हमेशा पैरा मेजर होगा। किससे? आपका ऑर्थो से। इस रिएक्शन मिक्सचर में हम सेपरेट करने के लिए सिंपल सेपरेशन के मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि फ्रीडल, जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन, इन सब मेथड का इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये पैरेलल रिएक्शंस होती हैं, इसलिए इसमें 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, मेजर और क्या चीज़? आपका माइनर। चलेगा? तो इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब एसाइलेशन की अगर हम बात करें, एसाइलेशन की अगर हम लोग बात करें तो हम इसी बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का रिएक्शन एसाइल क्लोराइड या एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। चलेगा? इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एसाइल क्लोराइड या इसकी जगह पे हम एनहाइड्राइड लेकर के चल सकते हैं। कैटलिस्ट क्या है? एनहाइड्रस AlCl3 या कोई लुईस एसिड कैटलिस्ट। ये भी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के साथ, सिमिलर मैकेनिज्म को फॉलो करती है। साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि ये भी सिग्मा कॉम्प्लेक्स और एरेनियम आयन इंटरमीडिएट के थ्रू जाता है। लेकिन इस रिएक्शन में दोनों ड्रॉबैक गायब है। बोथ ड्रॉबैक आर फिनिश्ड। कौन कौन सा ड्रॉबैक इसमें से खत्म हो गया? पहले चांस ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूशन, ये खत्म हो गया। दूसरा चांस ऑफ रीअरेंजमेंट, ये भी खत्म हो गया। ऐसा क्यों? आप जरा प्रोडक्ट पर ध्यान दीजिएगा। ये हमारा यहाँ पर ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना, जिसमें से पैरा मेजर है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही। साथ ही साथ इस ग्रुप का नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नेचर होता है। ये -I -R इफेक्ट से काम करेगा, जिस पर कि रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है
रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है और फर्दर सब्स्टिट्यूशन के लिए अलाउ नहीं करता। सो चांस ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूशन एब्सेंट हो गया। दूसरा ड्रॉबैक इसका ये कि पहले रीअरेंजमेंट होता था फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में, यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। जरा ध्यान दीजिएगा, रीअरेंजमेंट ना होने का रीजन ये है कि ये जो एसाइल कार्बोकैटायन है ये खुद अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है रेजोनेंस के थ्रू, तो इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। स्टेबल स्पीसीज रीअरेंजमेंट नहीं शो करती। तो हम इन दोनों ड्रॉबैक से छुट्टी पा जाते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में। साथ ही सवाल आता है कि एनहाइड्रस क्यों नहीं वाटर वाला ले लें, क्योंकि AlCl3 एक लुईस एसिड का काम करता है और अगर गलती से भी मॉइस्चर या वाटर मौजूद रहा तो ये कैटलिस्ट बजाय इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के ये वाटर के साथ में एडक्ट बना के बैठ जाएगा, इसलिए रिएक्शन फर्दर क्या करेगी, आपका रुक जाएगी। कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत। आते हैं 14 नंबर रिएक्शन पे। तो अब हम लोग पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देखें तो पॉलीमराइजेशन में सबसे पहला अगर हम लोग 3 मोल एल्काइन को ले लें, एस्टिलीन को ले लें, रेड हॉट आयरन ट्यूब और करीब करीब 873 केल्विन टेम्परेचर के आसपास, तो ये बेंजीन का फॉर्मेशन करता है, ये बेंजीन बन जाती है। मैकेनिज्म आप लोग के सिलेबस में नहीं है, आप इसको ऐसे देख सकते हैं, इसको आप ऐसे देख सकते हैं। ये इसी तरीके से अगर हम लोग एल्कीन का पॉलीमराइजेशन कराएं, खासतौर से अगर हम इथीन ले लें तो ये पॉलीथीन में तब्दील होता है, ये पॉलीथीन में तब्दील होता है। और अगर हम यही प्रोपीन ले लें तो ये पॉलीप्रोपीन में तब्दील होता है, ऐसे। बाकी हम लोग यहाँ पर कैटलिस्ट के हिसाब से लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन को देखेंगे, उसकी टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन को देखेंगे, जो कि हमारा पॉलीमर वाले चैप्टर में पूरा देखने को मिलता है। लास्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे हाइड्रोलिसिस। अगर हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का जिक्र करने जा रहे हैं, लास्ट रिएक्शन का जिक्र करने जा रहे हैं, तो आप किस सॉल्ट के साथ में क्या चीज़ बनाते हैं। जैसे अगर हम एल्युमिनियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करें, बेरिलियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करें, तो ये प्योरली आयनिक कंपाउंड होते हैं, प्योरली आयनिक बॉन्ड होता है, इसमें कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता, और ये मैथनाइट्स कहलाते हैं क्योंकि वाटर के साथ रिएक्शन करने पर ये मीथेन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। कौन सी गैस देते हैं, मीथेन गैस, और साथ में इनके हाइड्रोक्साइड बनेंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मैथनाइट्स कहलाते हैं, प्योर आयनिक नो कोवलेंट बॉन्ड। चलेगा। अगर कोई पूछे कि एल्युमिनियम कार्बाइड या बेरिलियम कार्बाइड में कितने सिग्मा कितने पाई, तो 0 सिग्मा 0 पाई, प्योर आयनिक। अब इसी तरीके से एल्युमिनियम कार्बाइड के बाद अगर हम कैल्शियम कार्बाइड ले लें तो मैं आपको बता दूं ये एस्टेलाइट कहलाता है, और इसके एस्टेलाइट कहलाने का रीज़न ये है कि इसकी हाइड्रोलिसिस पर एस्टरीन गैस निकलती है और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम एस्टेलाइट में सिग्मा, पाई और आयनिक तीनों बॉन्ड मौजूद होते हैं। इसमें 1 सिग्मा 2 पाई और साथ में आयनिक बॉन्ड मौजूद होता है। इसी तरीके से अगर हम मैग्नीशियम कार्बाइड ले लें Mg2C3, तो ये वाटर के द्वारा हाइड्रोलाइज होकर के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देता है और साथ में 2 डिफरेंट टाइप का हाइड्रोकार्बन देगा। एक ये प्रोपाइन देता है और दूसरा ये एलिनीन देता है। तो ये 2 प्रकार के कंपाउंड देता है। इसमें पूछा जाए तो इसमें भी तीनों प्रकार के बॉन्ड होते हैं, आयनिक भी होता है, कोवलेंट भी होता है, सिग्मा है, पाई है। और इसमें कितने सिग्मा कितने पाई, 2 सिग्मा और 2 पाई होते हैं। स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखोगे तो 2 मैग्नीशियम आयन एक एस्टेलाइड आयन के साथ आयनिक बॉन्ड के थ्रू होता है, और ये जो एस्टेलाइड आयन है ये 2 स्ट्रक्चर में पाया जाएगा, एक ये वाला
और दूसरा स्ट्रक्चर जो इसका आता है ये वाला, बोलो भाई कर लोगे, कोई दिक्कत? तो हमें लगता है कि हम इस 11th क्लास की सारी रिएक्शन को 10 से 15 मिनट में तेजी के साथ सुन सकते हैं। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके अगर आप देखेंगे तो आप तेजी से इसको सुन लेंगे। साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं कि लगातार सुनने के साथ साथ चीज़ें आपके दिमाग में आती जाएगी, तो आपका रिवीजन टाइम भी क्या करता जाएगा, घटता जाएगा। कई बच्चों ने कहा कि सर इसमें पिक्चर क्लियर नहीं आती है, तो आप ध्यान से देखिएगा, आपके स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में थोड़ा सा भी टच करने पे 3 डॉट आते हैं। तो इन डॉट को अगर आप टिक करते हैं ऐसे, तो अब इसमें से कई सारा ऑप्शन आएगा। तो इसमें एक ऑप्शन क्वालिटी का भी होता है। आमतौर पे आपके मोबाइल में जब आप YouTube ऑन करते हैं तो क्वालिटी इसकी 240 या इससे भी कम पे होता है। तो अगर आप इसी की क्वालिटी 480 कर देंगे और स्क्रीन को लार्ज कर देंगे, यहाँ वाला जो एक स्क्वायर टाइप का है, इसको अगर दबाएंगे तो स्क्रीन लार्ज हो जाएगी, तो यहाँ पे क्लियर पिक्चर दिखती है क्लियर विजन के साथ, तो किसी तरीके का कोई डाउट नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा होगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, किसी तरीके का डाउट है तो वो भी लिखें, कोई क्वेश्चन है तो उसको भेजें। और इस कोरोना के टाइम में अपने को एनर्जेटिक रखें, मजबूत रखें, बायोलॉजिकली फिट रखें, मेंटली फिट रखें, पॉजिटिव एनर्जी से घिरे रहें और मेहनत करते रहें। चलेगा? जय हिंद बालकों।